नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अपर्णा मौजम। वक्त हो गया है मध्य प्रदेश की महाडिबेट का। ये चेहरे देखिए, 4 चेहरे आपको इन तस्वीर में नजर आ रहे हैं। जेपी नड्डा हैं, नरेंद्र मोदी हैं, राहुल गांधी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। इन 4 चेहरों को पूरा देश देख रहा है और इनकी पार्टी की तैयारियों पर भी पूरे देश की ही नजर है। इसीलिए हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की महाडिबेट में 24 की तैयारी कौन पड़ेगा भारी। जी हां, राज्यों की जंग के बाद अब तैयारी देश की है। अगले साल लोकसभा चुनाव होने हैं। बीजेपी और कांग्रेस में मंथन का दौर शुरू हो गया है। नई रणनीति और नए एक्शन प्लान पर खूब तैयारी हो रही है। 24 की तैयारी में कौन किस पर पड़ेगा भारी, इसी पर करेंगे आज चर्चा मध्य प्रदेश की महाडिबेट में। कुर्सी की लड़ाई में सबके अपने अपने दावे और वादे होते हैं, लेकिन इन पर मोहर लगाती है देश की आवाम। चलिए सबसे पहले आपको रूबरू करवाते हैं महाडिबेट के सवालों से। क्या है वो सवाल, आपको बताते हैं। पहला सवाल है, मिशन 24 की तैयारी में कौन कितना आगे है। यह है महाडिबेट का पहला सवाल, क्योंकि सभी की निगाहें हैं मिशन 24 को फतेह करने में। दूसरा सवाल क्या है, उस पर डालते हैं नजर। मोदी के सामने विपक्ष का चेहरा कौन। यह भी बड़ा सवाल है कि मोदी के सामने विपक्ष का चेहरा कौन है। और तीसरा सवाल क्या है, तीसरा सवाल है विधानसभा चुनाव का लोकसभा में कितना असर पड़ेगा। जो ये 5 राज्यों के नतीजे आए हैं विधानसभा चुनाव के, उनका कितना असर पड़ेगा लोकसभा चुनाव में। दिल्ली में बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के बीच बैठकों का दौर चल रहा है। 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव में जीत के बाद यह बीजेपी की पहली बैठक थी। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत बड़े नेता शामिल हुए। बैठक में पार्टी की अलग अलग विंग और राज्य इकाइयों को लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए खास निर्देश दिए गए हैं। पीएम मोदी ने बीजेपी नेताओं को एक्टिव होने के निर्देश दे दिए हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस संगठन में भी बड़ा बदलाव किया गया है। कई महासचिव समेत मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के प्रभारी बदल दिए गए हैं। सीधे शब्दों में कहें तो 24 की जंग के लिए खड़गे की नई टीम घोषित हो गई है। चुनाव के लिए कांग्रेस की राष्ट्रीय गठबंधन कमेटी की बैठक हुई। इस बैठक में मिशन 24 की तैयारी के लिए मंथन किया गया है। साथ ही तय हुआ कि सीट बंटवारे को लेकर पहले अलग अलग प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ चर्चा की जाएगी। अंदरूनी चर्चा के बाद जनवरी में कांग्रेस की गठबंधन कमेटी सहयोगी दलों के साथ सीट बंटवारे पर फाइनल बात करेगी। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने पी चिदम्बरम की अध्यक्षता में घोषणा पत्र समिति बना दी है। इसमें प्रियंका गांधी, शशि थरूर समेत 16 सदस्य शामिल हैं। ये कमेटी लोकसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र तैयार करेगी। बीजेपी और कांग्रेस के अपने अपने दावे हैं, लेकिन इन दावों और वादों की हकीकत क्या होगी, ये तो लोकसभा चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। लेकिन इससे पहले कांग्रेस और सहयोगी दल सीट बंटवारे पर एकमत कैसे होंगे, ये बड़ा सवाल है। देखिए, इंडी गठबंधन में तो पहले से ही गांठ लग चुकी है। जब कमलनाथ जी ने पूछा था कि अखिलेश कौन, और जो उस गठबंधन में लोग हैं, देश की जनता भली भांति समझती है कि वो सनातनी विरोधी हैं, वो देश विरोधी हैं, टुकड़ा टुकड़ा मानसिकता के लोग हैं। उस पर जनता विश्वास जताने वाली नहीं है। यह गठबंधन कुछ भी कर ले, ये गठबंधन डबल डिजिट में भी देश में आने वाला नहीं है। इंडिया गठबंधन अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष आदरणीय खड़गे जी, राहुल जी, सोनिया जी सबके द्वारा तय करके बनाया गया था। सारे लोग, सारी पार्टियां शामिल हैं। विधानसभा चुनाव के तत्काल पहले ही बना हुआ था, इसलिए बहुत ज्यादा उसमें स्पष्टता नहीं थी कि कहाँ का क्या करना है, क्योंकि विधानसभा के जो क्षेत्र है वो क्षेत्रीय आधार पर होते हैं। अब वो गठबंधन जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर बना हुआ है। तो अब उसको लेकर जो लोकसभा चुनाव की परिणति है उसके संदर्भ में कमेटी बनी गई है। मतलब से भी और दूसरे के से भी सारे लोगों से बैठ के बात होगी किन किन लोकसभाओं के लिए कहाँ कौन से उपयुक्त उम्मीदवार रहेंगे, कौन कौन सी राजनीतिक पार्टियां होंगी। निश्चित रूप से राष्ट्रीय स्तर का विषय है, लेकिन हमें उम्मीद है कि लोकसभा चुनाव में शायद बंटवारा होगा और उसके परिणाम स्वरूप कांग्रेस पार्टी को, दूसरी पार्टी को फायदा मिलेगा। तो 24 की जंग के लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों तैयार हैं। दोनों ही तरफ से जीत के लिए एक्शन प्लान पर मंथन किया जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि 24 की जंग में कौन किस पर भारी पड़ेगा। जो जानकार हैं राजनीति के, वो क्या कह रहे हैं, आइए वो भी सुन लेते हैं। मध्य प्रदेश में सपा
या आम आदमी पार्टी तो अभी बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है, लेकिन सपा तो कभी जीती नहीं ना, इतने सालों से यहाँ कोई ना कोई कैंडिडेट लड़ाती रही, उनका वोट भी नहीं है, तो कांग्रेस किस वोट के आधार पर उनको सीट देगी। ये हो सकता है कि उत्तर प्रदेश के बदले में कुछ मध्य प्रदेश की एक आध दो सीट दे दी जाए, कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में कुछ सीटें ज़्यादा चाहेगी तो ये हो सकता है कि उसमें कुछ फॉर्मूला राज्यों के एडजस्टमेंट का निकले। तो सभी के अपने अपने दावे हैं, सभी की अपनी अपनी तैयारी है। जो सियासत के जानकार हैं उनका भी अपना अपना गणित है, उसी के आधार पर वो फिलहाल विश्लेषण करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन ये सियासत है जिसकी तुलना क्रिकेट से होती है, क्रिकेट के खेल से होती है, यानी कि यहां पर आखिरी गेंद पर भी कुछ भी हो सकता है और विधानसभा चुनाव के नतीजे इसको बखूबी बयां भी करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय मैं आपसे करवा देती हूं। बीजेपी के प्रवक्ता है राम दांगोरे जी, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिनव बरोलिया हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं यश भारती जी, और साथ ही जगदीश द्विवेदी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल राम दांगोरे जी आपसे है। बूथ मैनेजमेंट में बीजेपी की जो पकड़ है उसका तो हर कोई सानी है। जाहिर तौर पर कांग्रेस भले ही खुले शब्दों में ना कहे, लेकिन अंदर खाने तो बात होती होगी कि भाई जो बूथ मैनेजमेंट पर आपकी पकड़ है, वाकई उसकी तारीफ जितनी की जाए उतनी कम है। पन्ना प्रमुखों की बात कही, अब आप लोग आ गए अर्ध पन्ना प्रमुख पर। जी, मैं बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की जो संगठनात्मक संरचना है वो इतनी जबरदस्त है कि अगर उसका भी इस चुनाव में बराबर पालन हो गया तो निश्चित रूप से बहुमत भारतीय जनता पार्टी को ही मिलेगा। हमारा जो संगठनात्मक रचना है, प्रदेश अध्यक्ष के नीचे जिला अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष के नीचे मंडल अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष के नीचे सेक्टर प्रभारी, सेक्टर प्रभारी के नीचे बूथ प्रभारी, और बूथ में भी बूथ अध्यक्ष, बूथ महामंत्री, और उनके नीचे पन्ना प्रमुख, और एक पन्ने को भी दो भागों में डिवाइड किया गया है, अर्ध पन्ना प्रमुख रखा है। तो मतलब एक पन्ने पे 30 मतदाता होते हैं और 30 मतदाताओं के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता काम करता है। तो ऐसा हमारा संगठनात्मक व्यू रचना है और ऐसी पूरे 5 साल तक चलती है। और पिछले 2.5 साल पहले से हम लोग तैयारी में लग चुके थे विधानसभा के लिए, और यही तैयारी हमारी लोकसभा के चुनाव में भी रहेगी। लेकिन क्या ये तैयारी जो आपकी है उस तैयारी में कहीं ना कहीं कोई कमी तो दिखाई नहीं दे रही है आप लोगों को? लेकिन जो कैबिनेट का विस्तार है, अगर वो समय रहते हो जाता, उसमें इतना मंथन या इतनी देरी नहीं होती, तो क्या नहीं लगता कि इन तैयारियों को और रफ्तार मिलती? इससे कैबिनेट का कोई लेना देना नहीं है, वो शासन की सरकारी प्रक्रिया है। पार्टी को जब लगेगा तब वह कर देंगे, और मेरे ख्याल से 48 घंटे के अंदर मंत्रिमंडल की सूचना भी आ जाएगी। चूंकि बहुत वरिष्ठ चेहरे भी है, इसलिए सबका सम्मान भी रखा जाए, सभी समुदायों के विधायक उसमें आ जाए, युवाओं को भी मौका दिया जाए, वरिष्ठों को भी मौका दिया जाए। करना है, इसीलिए इतना वक्त लग रहा है, आप ये कहना चाह रहे हैं। अभिनव बरोलिया जी, तैयारी जाहिर तौर पर कांग्रेस भी कर रही है, एक मोहब्बत की दुकान भी खोली गई थी, भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई थी, और अब जो अभी थोड़ी देर पहले ब्रेकिंग न्यूज भी आई है आप ही की पार्टी से कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने आखिरकार अपनी टीम बना ली है, प्रभारी बदल दिए गए हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दोनों ही राज्यों के, यानी कि वहां से जो शिकायतें मिली थी वो सही थी। देखिए, कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत के साथ जनता के साथ जुड़ी हुई है और जनता की आवाज उठाकर इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सिर्फ उत्तर भारत के कुछ 4-5 राज्यों में है। उसके अलावा आप देखेंगे ना केरला में इसके पास कोई सीट है, ना तमिलनाडु में है, कर्नाटक में 40 सीटों पर जमानत जब्त हो चुकी है। अभी रिसेंटली तेलंगाना में आपने देखा पूरे तरीके से साफ हो गई, आंध्र में कहीं इसका नामो निशान नहीं है, महाराष्ट्र में भी खरीदी हुई सरकार चल रही है। तो कुछ 4-5 राज्यों में है जहां पे बूथ मैनेजमेंट करके जो तारीफ होती है कि बहुत जबरदस्त तरीके से बीजेपी काम कर रही है, तो सिर्फ यहीं पर है। तो ये पूरे तरीके से नॉर्थ ईस्ट में सबको मालूम है क्या हालात वहां पे हो रहे हैं, किस तरह से वहां पे सरकारें चल रही हैं। जम्मू कश्मीर में खुद सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि चुनाव होना है। तो हम इतना जानते हैं कि इस बार जो इंडिया गठबंधन है वो जबरदस्त तरीके से सरकार बनाएगा, और जो भी आप देख रहे हैं, जो भी बीजेपी का एजेंडा चल रहा है, जैसा भी वो जनता समझ रही, क्योंकि मध्य प्रदेश के ये हालात आप ले लेंगे तो उसमें आप देखेंगे अभी तक 25 दिन हो चुके हैं, कैबिनेट नहीं बनी है, यहां पर
2100 रुपए की जो धान जो बिक रही है उससे किसान परेशान है, लाडली बहना को लेकर गफलत चल रही है, युवा जो 2 से 3 लाख पद रिक्त है, हम मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं। मतलब ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिससे उत्तर भारत के लोग भी अब समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जुमलेबाज सरकार है। तो इस जुमलेबाजी का अंत आने वाले 6 महीने में होने वाला है और ये मोदी सरकार अब जाने वाली है। ठीक है, आपने यहां पर अपने अलायंस का जिक्र किया है, तो आप ही के अलायंस के सहयोगी पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन पहले मैं सौरभ दुबे जी को भी चर्चा में शामिल कर लेती हूं। राजनीतिक विश्लेषक हैं, मेरे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सवाल यश भारती जी, अब मैं आपसे लेती हूं। समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मध्य प्रदेश के लिए क्या सोच रही है, या आप लोग अलायंस का सम्मान करते हुए कुछ बार्टर सिस्टम के तहत यूपी एमपी में एडजस्ट करेंगे? देखिए, वो तो अलायंस में जो भी निर्णय होगा वो आपके सामने आएगा और हमारी बातें बंद कमरे में जरूर होंगी, लेकिन सार्वजनिक होंगी। एनडीए की तरह नहीं होगी कि इंडिया गठबंधन बना तो फटाफट एनडीए गठबंधन की बात कर लें। और जो आपने शुरुआत में प्रश्न लगाया कि मोदी के सामने चेहरा कौन, मोदी कोई चेहरा है ही नहीं, बात है एनडीए की। एनडीए के सामने है पीडीए, पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, और एनडीए को हराने का काम पीडीए करेगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्पष्ट कहना है और स्पष्ट ये बात भी है। इसीलिए जातीय जनगणना की बात है, जातीय जनगणना के हिसाब से हक अधिकार देने की बात है। भारतीय जनता पार्टी दो चेहरों पे चुनाव लड़ रही है। मोदी कोई चेहरा है ही नहीं, ये आप किस बेस पर बोल रहे हैं? अलायंस को लेकर बोल रहे हैं ये बात आप, या फिर आप इस बात को लेकर बोल रहे हैं कि जो प्रदेश में जीत मिली, जहां सिर्फ बीजेपी ने मोदी के चेहरे को ही आगे बढ़ाया, वो जीत को ही नकार रहे हैं आप? नहीं अपर्णा जी, ये आप कह रही हैं तो आपको फिर अधूरी जानकारी, क्योंकि लाडली बहना को भारतीय जनता पार्टी ने आगे लगाया और आज लाडली बहना को ही नकारने का काम भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि लाडली बहना के कारण कोई परिणाम नहीं आया। अधूरी जानकारी कैसे? मोदी मैनेजमेंट मतलब पार्टी की बात करूंगी ना, जो पार्टी ऐलान करेगी। सुन लीजिए, पार्टी ने यही कहा ना कि मोदी की गारंटी पर गारंटी दीजिए। मैं वही बात कह रहा हूं कि ये जो दोहरा रवैया है कि वोट मांगते सब में लाडली बहना को बात हो रही थी, लाडली बहनों के भाई आ गए थे, भांजियों के मामा आगे आ गए थे, अब ना मामा को पूछा जा रहा है ना बहनों को पूछा जा रहा है। और यही दोहरा चरित्र भारतीय जनता पार्टी का होता है। केंद्र की सरकार की जो नीति रीति आप बताइए, रेलवे को लेकर के वंदे भारत में कितना गरीब आदमी चढ़ेगा? स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए, शिक्षा व्यवस्था के लिए, गरीबों के लिए कौन सी योजना है? आत्मनिर्भर बनाने की बात थी, अपंग बना करके छोड़ दिया है और अपंगों का नाम बदल दिया, दिव्यांग रख दिया। तो दिव्यांगों के लिए कौन सी व्यवस्था है? केवल नाम बदलने का काम करना और योजनाओं के नाम पे केवल गुमराह करना, और कुछ इस सरकार ने किया नहीं। और जब अपनी 2 साल की उपलब्धियां बताई थी इसी मोदी सरकार ने, जो आप ब्रांड नेम बताने की कोशिश कर रही हैं, तो झूठ परोसा था। कोल माइंस विदेशों की दिखाई थी, रक्षा सीमाएं जो दिखाई थी वो विदेशों की दिखाई थी। पहले तो मैं याद रखने वाली बात है भारतीय जनता कि मैं कोशिश नहीं कर रही हूं मोदी को ब्रांड नेम बताने की, बीजेपी ने वो कोशिश की और बीजेपी की इस कोशिश का फायदा बीजेपी को मिला है, मैं ये बता रही हूं। मैं सिर्फ जो ये प्रमाणिक तौर पे आप, जब प्रमाणिक तौर पे आप बात करेंगी अपर्णा जी, अपर्णा जी, जब प्रमाणिक तौर पे आप बात करेंगी तो उसका जवाब मुझे यही देना पड़ेगा कि आपका जो आकलन है वो गलत है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार ये बात कर रही थी, वहीं बहुत सारे हिस्से पटे हुए हैं। क्यों बार बार मोहन यादव जी को दिल्ली जाना पड़ रहा है? इसका मतलब है कि उनको रबर स्टैंप की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है और रबर स्टैंप में सील लगाने के लिए उन्हें दिल्ली जाना पड़ता है। अगर उनको फुल फ्लैश मंत्री बनाया होता तो निर्णय यहीं से बैठ के होते और अभी तक निर्णय हो चुके होते। रोज आजकल परसों नरसों जो हो रहा है कैबिनेट की गठन के लिए, वो दिखाता है कि आत्मनिर्भर ना इनको देश बनाना है ना इनके नेता बनाना है, केवल जुमलेबाजी करनी है। और जुमलेबाजी इन्होंने की, जो ये कहा कि जाति केवल 4 है। जुमलेबाजी की बात को आगे राजस्थान में मंत्रिमंडल में बनाया, चाहे मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल बनाया, चाहे छत्तीसगढ़ में बनाया, सब जातियों के हिसाब से बनाया है। जगदीश जी, 24 की तैयारी को लेकर बीजेपी प्रोएक्टिव होकर काम कर रही है। मैं बीजेपी की तरफ से बात नहीं कह रही हूं, बीजेपी की मीटिंग में जो बात कही जाती है उसी को यहां पर रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल कर रही हूं। कांग्रेस की तैयारी भी आप देख रहे हैं, आपने एसपी का वर्जन भी सुन लिया है। क्या लग रहा है इन तैयारियों को देखते हुए कौन किसके लिए कितनी बड़ी चुनौती बन सकता है? देखिए, मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में बीजेपी सदा से लोकसभा चुनाव में कांग्रेस से ऊपर रहती चली आई है। और पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें हम, तो पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को केवल 1 सीट मिली थी, 28 सीटें बीजेपी को चली गई थी और बीजेपी ने इतनी बड़ी जीत उस समय हासिल की थी। मोदी की एक लहर थी जिसमें
केवल और केवल एक सीट कमलनाथ जी के पुत्र बचा पाए थे, वो भी बहुत कम मार्जिन से। उसके अलावा सिंधिया जी जो तक कांग्रेस में थे, उन जैसे लोग हार गए थे। कांतिलाल भूरिया चुनाव हार गए थे, बड़े बड़े नेता इनके चुनाव हार गए थे। इसके पहले के लोकसभा चुनाव की हम बात करें, उसके पहले के लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस के पास 4 सीटें रह गई थी और बीजेपी उस बार भी 25 सीट के करीब ले गई थी। बीजेपी लोकसभा चुनाव, इसके सीधा अर्थ यह है कि लोकसभा चुनाव सिर्फ और सिर्फ मोदी के नाम पे लड़ा जाता है। मोदी को कौन चेहरा मानता है, कौन नहीं मानता, मैं ना इस विवाद में पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि मैं किसी राजनीतिक दल का सदस्य नहीं हूं। लेकिन मोदी अपने आप में चेहरा है, यह राजनीतिक दलों को मानना पड़ेगा। क्योंकि जिस लाडली बहना की अगर मध्य प्रदेश में आप बात कर रहे हैं, लाडली बहना का योगदान मध्य प्रदेश में हो सकता है, लेकिन छत्तीसगढ़ में तो सिर्फ मोदी चेहरा थे, राजस्थान में सिर्फ मोदी चेहरा थे। छत्तीसगढ़ और राजस्थान में सरकारें कैसी बनी? छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस दावा, और ये तीनों वो दल हैं, तीनों स्टेट ऐसी हैं जिसमें द्विदलीय चुनाव होते हैं। आप देखें कि तीसरा जो दल है जी, उसका कोई असर यहां नहीं रहता है। वो चुनाव लड़ते हैं लेकिन उनके वोट परसेंटेज आप देखते चले जाइए। एक जमाना था जब मध्य प्रदेश में 9% करीब बीजेपी का वोट बैंक था और 4.5% वोट बैंक 2008 में समाजवादी पार्टी लेके आई थी। उसके बाद से आप देख लीजिए पराभव शुरू हो गया और आज की स्थिति में बीजेपी 3%, बीएसपी 3 या 3.5% वोट बैंक पे है, 1.7% करीब पे समाजवादी पार्टी आ गई है। तो मध्य प्रदेश 2 दलीय राजनीति है मध्य प्रदेश में, सीधी सीधी। और सीधी लड़ाई कांग्रेस वर्सेस बीजेपी की यहां पर है जी, बहुत बड़ा। बिल्कुल सर, मैं यही आगे बढ़ती हूँ, सौरभ जी को भी शामिल कर लेते हैं इस डिबेट में। सौरभ जी, एक कहानी सुनी होगी ना कि कबूतर रेत में अपना सर डाल देता है और उसके बाद वो समझता है कि वो बिल्कुल सुरक्षित है। कोई और पक्षी हो तो शायद मैं भूल भी रही हूँ, तो इसे अन्यथा ना ले। लेकिन क्या ये आंखें मूंद लेने से और कान बंद कर लेने से ये मान लिया जाए कि नरेंद्र मोदी ब्रांड नहीं है, चेहरा नहीं है, क्या इससे उनके विरोधियों की रणनीति मजबूत होगी या फिर वो चूक रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से वो शुतुरमुर्ग होता है, जो आप कहना चाह रहे हैं, शुतुरमुर्ग होता है वो। तो बिल्कुल ठीक फरमाया आपने। देखिए, मैं कह रहा हूं कि जब ये विधानसभा के चुनाव हो रहे थे तो उसके पहले कौन चिल्ला रहा था कि प्रदेशों के अंदर चेहरे नहीं है, मोदी के नाम पे लड़ा जा रहा है? ये कहने वाले कौन लोग थे, ये हम सभी जानते हैं। अब जिस प्रकार से इंडिया अलायंस बना, इंडिया अलायंस में स्पष्ट रूप से इसलिए बना था कि मोदी को हराना है। सारे नेताओं से आप पूछ लीजिए किसी भी पार्टी के, वो स्पष्ट रूप से कहते हैं मोदी को हराने के लिए हमने अलायंस बनाया हुआ है। कहीं से भी भाजपा की वो बात ही नहीं करते। और निश्चित रूप से देखिए कि आप मोदी जो है वो इतना लोकप्रिय चेहरा है, जिस प्रकार से कांग्रेस के अंदर कभी इंदिरा गांधी हुआ करती थी, तो उसी प्रकार से आज मोदी जी के चेहरे की लोकप्रियता बोलती है। इस बात को काफी पार्टियां के लोग जानते हैं और स्वीकार कर चुके हैं। कांग्रेस के अंदर लगभग देखिए, अब जहां पर थोड़ा बहुत कला दिखाई देने लगा है, वहां के बड़े नेता खुल करके इस बात को कह रहे हैं कि जहां पर भाजपा ने अपनी सारी रणनीति तैयार कर ली है लोकसभा के चुनाव को लेकर के, वहां पर हम अभी सीट के बंटवारे को लेकर के अपने गठबंधन के अंदर बैठक कर रहे हैं। तो यह बड़ा ही कांग्रेस के अंदर चिंता का विषय है। लोकसभा चुनाव बहुत नजदीक आ गए हैं और मध्य प्रदेश, राजस्थान, जहां जहां पर भाजपा ने जीता है, वो समझ लीजिए कि वहां पर रिहर्सल, छत्तीसगढ़ के अंदर वो रिहर्सल थी, वहां की तो लोकसभा जीती हुई सीटें वो मान ही रहे भाजपा जो है अपनी। और जहां पर उनको प्रयास करना है, वहां पर देखिए जो बची कसर थी वो जो उपराष्ट्रपति के माध्यम से जो जाट समुदाय, और जो देखिए कोई भी मुद्दा आज की डेट में बनेगा ना, तो राजनीति तुल पकड़ेगा ही पकड़ेगा, कोई भी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी, कोई भी। लेकिन समाजवादी पार्टी को यह बात बहुत ही ध्यान रखनी चाहिए कि कांग्रेस जिस जाट समुदाय से शुरुआत करने जा रही है पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, वो कहीं ना कहीं एक जाटों के अपमान में अभी फंसती नजर आ रही है। राहुल गांधी उनके जो अपरिपक्वता उन्होंने दिखाई वीडियो शूट करके, और उसका असर किस पे पड़ेगा? उसका असर सीधा पड़ेगा समाजवादी पार्टी के वोट बैंक पे, क्योंकि समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर की मजबूत पार्टी है उत्तर प्रदेश के अंदर। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर उसकी सीटें जो है, जो बची कुची अगर वो घटती है, तो निश्चित रूप से आप मानकर चलिए कि अगर ये गठबंधन करते हैं तो गठबंधन और भी कमजोर होगा। और कांग्रेस कहीं ना कहीं लग रहा है कि उसकी रणनीति बिल्कुल तैयार नहीं है, तो अन्य पार्टियां अगर उसके साथ जाती हैं तो वो उसके एक तरह से आप समझ लीजिए कि उसके जाल में ही फंसेंगी और अपने वोट बैंक को खराब करने का प्रयास करेंगी। इसलिए
बाकी पार्टियों को चाहिए कि अगर उनकी सीटें जो है नहीं बंटवारा हो पा रहा है तो सीधा सीधा जाकर के जो है अपना जो है अपनी सीटों का ऐलान कर दे। लोकसभा चुनाव के अंदर कहां से कितनी सीटें लड़ेंगे, अभी हालांकि अखिलेश यादव जी ने स्पष्ट रूप से कह दिया था कि हम मात्र 15 सीटें छोड़ेंगे। अब वो 15 सीटें किसके लिए छोड़ेंगे, वो 15 सीटें जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर छोड़ने वाले थे, तो इसका मतलब कांग्रेस को 5 सीटों से ज्यादा बिल्कुल सौरभ जी, आप तो अलायंस में ही विच्छेद करवाने की बात कह रहे हैं यहां पर। खैर, अभिनव जी मुस्कुरा रहे हैं, यश भारती जी ने अपनी उंगली उठा रखी है कहने के लिए कि वो कुछ कहना चाहते हैं। यश भारती जी, क्या कहना चाहते हैं आप इसमें? देखिए अपर्णा जी, बहुत सारी बातें अभी राजनीतिक विश्लेषक जी ने कही। अगर मोदी वाकई में चाह रहा है तो ये एनडीए क्या है, इस एनडीए की आवश्यकता क्यों है? जैसे इंडिया गठबंधन की बैठक होती है तो एनडीए की बैठक की आवश्यकता क्यों है? ऐसे दलों को क्यों जोड़ा जाता है जिन्होंने आज तक चुनाव नहीं लड़ा, जिनका एक भी लोकसभा सांसद नहीं है? यह दिखाता है कि वोट शेयर जोड़ने के लिए छोटी छोटी बूंद को जोड़ करके समंदर बनाने की कोशिश है, और यही कोशिश में एनडीए के माध्यम से कामयाब होती है भारतीय जनता पार्टी। मोदी ब्रांड अगर होते तो ये एनडीए की आवश्यकता नहीं पड़ती। भारतीय जनता पार्टी बहुत पहले ही इन राजनीतिक दलों को छोड़ चुकी होती, जैसे उन्होंने लालकृष्ण आडवाणी जी को छोड़ दिया, उमा भारती जी को छोड़ दिया, अन्य लोगों को छोड़ दिया, वैसे ही छोड़ चुकी होती। छोड़ने में बहुत ज्यादा भारतीय जनता पार्टी माहिर है, वो अपने लोगों को तुरंत इस्तेमाल करके छोड़ती है। तो ये राजनीतिक दल तो छोड़ दीजिए, और लगातार पुराने जो सहयोगी दल हैं, चाहे वो अकाली दल हो, शिवसेना हो या अन्य हो, वो सर यहाँ पर रोक रही हूँ आपको क्योंकि एक बड़ी खबर भोपाल से आ रही है। पहले वो दर्शकों को बता देते हैं, भोपाल के 10 नंबर